भी देश ये बताने की कसर नहीं छोड़ रहा है कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इस जहां जो सैनिक मिल रहा है वो वहां उसे बेरहमी से मार दिया करते हैं या फिर उन्हें बंदी बनाकर अपने देश लेकर चले जाते हैं। जैसे कि अभी चाइना का एक लड़ाकू जहाज जिसमें हजारों की तादाद में जापानीज और अमेरिकन सोल्जर कैद है, जिन पर न जाने कब से अत्याचार कर रहे हैं लोग। अब इन सभी को युद्ध के मैदान में पकड़ा गया है और अब इन्हें बेरहम जेल में बंद किया जाएगा। पर इससे पहले जहाज जमीन को छुए उतने में उस पर लड़ाकू हवाई जहाज धावा बोल देते हैं और इन्हें पल भर में पानी में डुबा दिया जाता है। सुबह का सूरज निकलता है तो हमने देखा कि महाद्वीप के किनारे एक छोटे टापू पर कुछ लोग बेहोश पड़े हैं, जिसमें एक जापानी शख्स तारो भी है। उसके पैरों में जंजीर है, इससे यह साबित होता है कि जो बेड़ा रात में डूबा था उसी में ये मौजूद था। पर सिर्फ वही नहीं, वहां दो और लोग भी थे, जिसमें से एक अमेरिकन था और एक अनजान। पर वो शख्स अब मर चुका है, पर अमेरिकन जिंदा है या नहीं हमें नहीं पता। इसीलिए तारो अब बंदूक निकालता है और धीरे से, लेकिन इतने में वो उठ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई होना शुरू हो गई। इस दौरान हम गौर करते हैं कि दोनों के पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, जिसका सिरा दोनों से जुड़ा है, यानी कि ये दोनों ही युद्ध के कैदी हैं। अब यहाँ इस अजीब से द्वीप पर अटक चुके हैं, पर अभी भी ये दोनों की लड़ाई थम नहीं रही है। एंड्रयू तारो पर भारी पड़ रहा है कि तभी एक काली परछाई एंड्रयू को समुद्र की गहराई में खींचने लगती है। वो तो सही मौके पर तारो अपनी बंदूक से उस पर गोलियां बरसा देता है, तो वहां जो कुछ भी था वो भाग निकलता है। पर इस काली परछाई को देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला और इसीलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है तो साथ में रहना पड़ेगा, वरना एक को मारकर दूसरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अब सबसे पहले ये उस द्वीप के चारों ओर कुछ काम की चीजों की तलाशते हैं, जिस दौरान उन्हें उसी जहाज से बहकर कुछ ऐसे बक्से मिलते हैं जिसके पास कुछ लाशें भी थी, जिनमें देखकर उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें ले जाने वाला बेड़ा इसी द्वीप के आसपास ही क्षतिग्रस्त हुआ है। उन बक्सों को खोलने पर इन्हें कुछ दिन तो खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ दिनों का गुजारा करने लायक सामग्री थी। पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। उन औजारों की मदद से तारो ने मछलियां पकड़ी और फिर अंधेरा होने से पहले उन्हें पकाकर एंड्रयू को दिया, जिसे बड़े ही चाव से उसे खाया, क्योंकि दोनों ही बहुत टाइम से भूखे हैं। लेकिन अब इन्हें आगे का सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। पर उससे पहले तो इन्हें खुद को आजाद करना होगा इन जंजीरों से। तब तारो को याद आया कि वही औजार जो उसे बॉक्स में मिला था, और इसलिए उसने प्रहार करना शुरू किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब तारो ने कहा कि जंजीरों के सबसे किनारे वाले साइड पर मारो, यानी कि टखनों के साइड पर, जो सुन एंड्रयू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अगर निशाना हल्का सा भी चूका तो उसका पैर जा सकता। लेकिन तारो को उस पर यकीन था, इसलिए उसने कहा कि करो, और वो सही था। एक ही बार में जंजीर टूट गई, जिससे दोनों ही आजाद हो गए। एंड्रयू काफी खुश था, न जाने कितने महीनों बाद वो खुले पैरों में चल रहा है। जंजीर के टूटने की आवाज से मानो वहां एक हलचल पैदा हो गई। आसमान में पंछियों का झुंड उड़ने लग गया, और इस दौरान तारो को भी झाड़ियों के पीछे से किसी की चलने की आवाज आई, जिसे देखने के लिए जब वो वहां गया तो देखा किसी के अजीब से उल्टे पैरों के निशान थे। इतने में इन्हें दिखा कि दो जापानी सैनिक एक लोकल मछुआरे को पकड़कर इसी द्वीप की ओर आ रहे हैं। जो बात इन्हें कुछ ठीक नहीं लगती, पर अब तारो को एंड्रयू को डर सताने लगा है खुद के पकड़े जाने का, क्योंकि उन्होंने वहां पर खुद के रहने के सबूत छोड़े हैं। अगर वो उनकी नजर में आ गए तो ये मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तारो खुद उन दोनों से निपटने का फैसला करता और एंड्रयू से छुप जाने को कहा। जैसे ही दोनों करीब आ रहे हैं, उन्हें एक बुझती हुई राख दिखाई दे रही है, जिससे वो और भी ज्यादा